Trump returned to office, the Justice Department has filed more denaturalization complaints than the Biden administration did during its entire 4 years. नमस्कार, मैं करमपाल। खबर का हेडिंग तो आपने पढ़ लिया होगा कि ट्रंप सरकार कभी भी किसी विदेशी बंदे की नागरिकता छीन सकती है और इसकी पहल भी शुरू हो गई है। अब आप ये देखो कि किसी बंदे को अमेरिका की नागरिकता मिलने का मतलब है कि उस बंदे ने कई सालों तक वहां उस धरती पर कड़ी मेहनत की है, ग्रीन कार्ड के लिए बहुत लंबा इंतजार किया है, उसके बाद बहुत सारे कानूनी प्रोसेस पूरे किए हैं, तब जाके उसको नागरिकता वहां की मिलती है। अब खबर ये आ रही है कि ट्रंप सरकार अब कभी भी आपसे नागरिकता को छीन सकती है और अमेरिका का जो न्याय विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, उसने इस तरह की पहल भी कर दी। इसे कहा जा रहा है डीनेचुरलाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि प्राकृतिक रूप से जो आपको नागरिकता मिली हुई है उसको रद्द कर देना। Earlier this month, federal prosecutors moved to strip citizenship from 25 naturalized Americans, accusing them of lying about their pasts and hiding serious crimes. It's called denaturalization, and the Justice Department now calls it one of its top priorities. अमेरिका सरकार ने एक साथ 25 लोगों की नागरिकता रद्द करने के लिए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दिया। इन 25 लोगों को नेचुरल रूप से यानी प्राकृतिक रूप से वहां की नागरिकता मिली हुई थी, सिटीजनशिप मिली हुई थी, और इन 25 लोगों पर यह आरोप है कि इन्होंने अतीत में झूठ बोला है और संगीन जुर्म किया है, उसको छिपाया है। अब ट्रंप सरकार के दोबारा सत्ता में आने के बाद ये जो पॉलिसी है ना, सिटीजनशिप को खत्म करना, नागरिकता छीनना, इसमें बहुत आक्रामक बदलाव आया है। ये जो वीडियो है इसमें 5-7 मिनट में ही हम ये समझेंगे कि पूरा मुद्दा क्या है, सरकार ऐसा क्यों कर रही है। आप वीडियो को आखिर तक देखना, आंकड़ों के साथ बात करेंगे और जो हमारा इंडियन एंगल है उस पर बात करेंगे, हमारे इंडियंस लोगों पर क्या असर है और जो बड़े इमिग्रेशन वकील हैं वो हमारे इंडियंस को क्या सलाह दे रहे हैं, क्या उनके लिए चेतावनी दे रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये जो डीनेचुरलाइजेशन है ये अमेरिका में इतनी बड़ी हेडलाइन क्यों बना हुआ है, इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया। जो कानूनी विशेषज्ञ हैं और जो केस वेस्टर्न रिसर्च यूनिवर्सिटी है उसकी प्रोफेसर है कैसेंड्रा बर्क रॉबर्टसन, उनका ये कहना है कि मॉडर्न अमेरिकी हिस्ट्री में जो नागरिकता छीनने का है ना, ये मामले तो दुर्लभ माने जाते थे। अमूमन क्या होता था कि पूरे साल में 10 केस भी नहीं आते थे। क्या हुआ कि 2, 4, 5 केस इस तरह के आते थे कि अमेरिका सरकार किसी बंदे से नागरिकता छीन रही है। I think that the Trump administration's use of denaturalization differs in a couple big ways. One of those is that the Trump administration is just filing many, many more cases. पहले की सरकारों में क्या होता था कि ये जो टूल है ना नागरिकता छीनने का, सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा होता था कि कोई आदमी अमेरिका के देश के लिए खतरा बना हुआ है, उसकी नागरिकता छीनते थे। लेकिन अब ये जो रणनीति है ना, अब ये रणनीति पूरी तरह बदल गई। ट्रंप सरकार जब से दोबारा सत्ता में आए हैं, अब ट्रंप सरकार ने इसको अपनी प्रायोरिटी में शामिल कर लिया। मतलब आंकड़ों की बात करें तो जो सरकार है उसने अपने शुरुआती दिनों में यानी 18 महीने हो गए ट्रंप की दूसरी पारी को, डीनेचुरलाइजेशन के इतने केस दर्ज कर दिए जितने की बाइडेन सरकार ने अपने पूरे 4 साल में भी नहीं किए थे। अब सरकार इसे केवल जो राष्ट्रीय सुरक्षा ही नहीं बल्कि अपनी जो इमिग्रेशन उसकी प्रायोरिटी है ना, यानी ये जो इमिग्रेशन प्रायोरिटी है, जो लोगों को बाहर निकालना है और एक जो पॉलिटिकल हथियार है उसके रूप में इस्तेमाल करने लगी ट्रंप सरकार। मतलब दशकों पुराने मामले हैं उनको भी दोबारा खोला जा रहा है, उनकी जांच की जा रही है, सालों पुराने मामलों को। The administration has used denaturalization as a political tool. अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका की सरकार एक सिर्फ छोटा सा झूठ है या फार्म में कोई बंदे से गलती हो गई है, क्या उसकी वजह से किसी बंदे की नागरिकता छीन सकती है क्या? और इसका जवाब ये है कि ये इतना आसान नहीं है। जो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट है उसके जो दिशा निर्देश है बहुत टाइट हैं। सरकार को अदालत में मेटेरियलिटी साबित करनी होती है और इसका मतलब ये है कि कोई भी मामूली बात छुपाना मतलब वो बड़ी बात नहीं है, भाई इसने मामूली बात छुपाई है। सरकार को ना ये साबित करना पड़ेगा कि इस आदमी ने जो झूठ बोला या जो सच छुपाया वो इतना बड़ा और इतना महत्वपूर्ण था। अगर वो सच सरकार को पहले से पता होता तो उसको कभी भी हम अमेरिका की नागरिकता नहीं देते, उसको यहाँ की सिटीजनशिप नहीं मिलनी थी। और ये जो पूरी प्रक्रिया ना सीधा किसी प्रशासनिक आदेश है उससे नहीं होती। इसके लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उसको फेडरल कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा। वहां सरकार को पुख्ता सबूतों के साथ ये साबित करना होता है कि जो सिटीजनशिप है ये लेते समय इस बंदे ने धोखाधड़ी की थी। लेकिन इसका जो सबसे खतरनाक पहलू है ना वो तो इसके बाद शुरू हो जाता है। अब जैसे ही मान लिया कोर्ट किसी बंदे की नागरिकता रद्द करने का फैसला सुना देती है तो उस व्यक्ति की नागरिकता उसी टाइम खत्म हो जाती है
और इसके तुरंत बाद मतलब उन्हीं सबूतों के आधार पर जो ट्रम्प सरकार है उस व्यक्ति के खिलाफ जो डिपोर्टेशन है यानी देश से निकालने का रिमूवल जो प्रोसेसिंग है उसकी प्रोसीडिंग कार्रवाई उसकी तुरंत शुरू हो जाती है, यानी सीधे तौर पर उस बंदे का अमेरिका से पत्ता साफ हो जाता है। अब सवाल ये कि क्या ये है कानून है, इस कानून का राजनीतिकरण कर रही है क्या ट्रम्प सरकार? और इस नीति का जो इतना आक्रामक इस्तेमाल हो गया है, इसने पूरे अमेरिका में एक नई बहस को जन्म दे दिया। क्या ये कानून है जो इमिग्रेंट है उनको डराने के लिए, जो पॉलिटिकल विरोधी है क्या उनको दबाने के लिए इसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल करी है? मतलब अभी एक मामला सामने आया, मामला देखो मतलब किस तरह से जो लीडर है उनको भी धमकाया जा रहा है। अभी कुछ जो रिपब्लिकन सांसद हैं और आलोचक हैं, उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी के जो कुछ इमिग्रेंट्स हैं और नेता हैं, उनको प्राकृतिक रूप से जो अमेरिका की नागरिकता मिली हुई है, उनके बयानों से नाराज होकर उनकी नागरिकता रद्द करने और उनको डिपोर्ट करने की मांग कर डाली। मतलब वो लीडर हैं वहाँ के, वो नागरिक बने हुए हैं, उनकी डिपोर्ट करने की मांग उठा दी। जो कानूनी विशेषज्ञ हैं ये कह रहे हैं कि जो हाई प्रोफाइल लोग हैं उनको इतनी आसानी से निशाना नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उनके पास बहुत बेहतरीन वकील होते हैं, उनके पास मौजूद संवैधानिक सुरक्षा का बहुत बड़ा सहारा होता है। लेकिन असली खतरा तो जो आम आदमी होता है ना, जो मिडिल इमिग्रेंट होता है, जिसके पास ना इतना बड़ा पैसा होता वकीलों की फौज खड़ी करने का, जिसके पास ना महंगे वकील होते, उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है। और वो फिर मतलब हमेशा डरे डरे रहते हैं हर समय। अब सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो मैंने शुरू में कहा था, इस पूरे मामले का जो हमारा इंडियन एंगल क्या है, क्योंकि हमारे इंडिया की बहुत बड़ी आबादी वहाँ है और हर साल बहुत बड़ी संख्या में इंडिया के लोगों को सिटीजनशिप में मिलती है। अमेरिका में रहने वाले हमारे इंडिया के जो लोग हैं वो सबसे सक्सेस हैं, प्रभावशाली हैं, सफल हैं और हर साल लाखों की संख्या में हमारे इंडियन को ग्रीन कार्ड मिलते हैं, उसके बाद फिर उनको अमेरिका की नागरिकता मिलती है। तो अमेरिका का जो गृह विभाग है DHS है और बहुत सारी जो ऑफिशियल रिपोर्ट है उनका ये कहना है कि अमेरिका में इस टाइम 50 लाख से 55 लाख के आसपास भारतीय मूल के लोग रहते हैं और इनमें से औसतन ये मान के चलो 60 से 70 हजार इंडियंस को हर साल जो नेचुरलाइज तरीके से सिटीजनशिप मिलती है। मैक्सिको के बाद भारत इस सूची में दूसरे नंबर पर है, यानी टॉप के 2-3 देशों में जिनको 60-70 हजार में बड़ी संख्या में मतलब सिटीजनशिप वहां मिलती है। अमेरिका में हमारे जो 50-55 लाख लोग रहते हैं उसमें 35% ऐसे लोग हैं जो नेचुरल तरीके से अमेरिका के नागरिक बने हैं, यानी उनका जन्म अमेरिका में नहीं हुआ, वो इस प्रोसेस से नागरिक बने हैं, उनको ग्रीन कार्ड मिला है, फिर उसके बाद उनको सिटीजनशिप मिली है। लेकिन अब हमारे जो इंडियंस हैं उनके लिए चिंता की बात क्या है? दरअसल जो इंडियन इमिग्रेंट है उनमें बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की जो पहले H1B वीजा पर थे और फिर कई साल तक उन्होंने जैसे ग्रीन कार्ड का इंतजार किया, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड जब उनको ग्रीन कार्ड मिलता है और उसके बाद फिर जैसे वो नागरिकता के लिए अप्लाई करते हैं। और जो लंबी है, इतनी लंबी प्रोसेस है, मतलब इसमें सालों लग जाते हैं, 10 साल 15 साल 20 साल लगते हैं। और इस इतनी लंबी यात्रा में जो टैक्स फाइलिंग है, जो पिछले एम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड है, वीजा स्टेटस है, उसमें छोटे छोटे जो बदलाव है, बैकग्राउंड चेक है, उसमें बहुत सारी मतलब लंबी प्रोसेस होती है। वो सारी जो इमिग्रेशन वकील हैं उनका ये कहना है कि जो ट्रम्प सरकार है इस नई नीति के तहत यदि किसी इंडियन नागरिक ने 10 या 15 साल पहले अपने वीजा आवेदन या ग्रीन कार्ड प्रक्रिया के दौरान रोजगार, डिग्री या अपनी पिछली कोई सी छोटी कानूनी समस्या, जैसे मान लो कोई ट्रैफिक उल्लंघन है या एम्प्लॉयर की कोई गड़बड़ी है, उसको अनजाने में भी छिपाया या गलत जानकारी दी होगी ना, तो भी अब उस पुराने रिकॉर्ड की स्क्रूटनी हो सकती है। बेशक से आज वे अमेरिका में कितने बड़े पदों पर बैठे हों, लेकिन उन्होंने यदि पास्ट में कोई भी एक भूल की है, वो उनकी नागरिकता पर भारी पड़ सकती है। और अमेरिका की जो नई रणनीति है ना, ये बिल्कुल क्लियर ये संकेत है कि आने वाले दिनों में जो इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए नियम बहुत कड़े होने जा रहे हैं। अगर आप लोग अमेरिका में रह रहे हो, वहाँ की सिटीजनशिप का सपना देख रहे हो, तो अपने जो कागज हैं बहुत संभाल कर रखना है। कोई भी छोटी सी भी गड़बड़ी है आपके ऊपर ना आए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो पूरा मुद्दा है, ट्रम्प सरकार जिस तरह से लोगों की नागरिकता छीन रही है, 25 लोगों की नागरिकता छीनने के लिए एक साथ अप्लाई कर दिया। और जो मैंने बीच में बताया था ना कि बाइडेन ने 4 साल में जितनी फाइलें नहीं की थी डीनेशनलाइजेशन के लिए, इतनी उन्होंने मात्र उससे ज़्यादा तो 1.5 साल में कर दी, 18 महीने में कर दी। तो ये बहुत एक पॉलिटिकल हथियार के रूप में और रणनीतिक हथियार के रूप में, इमिग्रेशन जो पुलिस है उसके हथियार के रूप में डीनेशनलाइजेशन को ट्रम्प सरकार ने अपनाना शुरू कर दिया। तो भाई बहुत संभल कर रहना है, बहुत मतलब ट्रम्प सरकार का मूड और तरह का है, आप देख ही रहे हो लगातार खबरों में। तो संभल कर रहो और सचेत रहो, अवेयर रहो और अमेरिका में रहो, अपने सपने पूरे करो। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।